नमस्कार। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में यूपी में आए परिणाम जितने चौंकाने वाले हैं, उतने ही हरियाणा भी हैरान करने वाला है। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने साल 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उन्हें बहुत ही बड़ा झटका दिया है, और वो भी तब जब अक्टूबर में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ते हुए सरकार का पुनर्गठन किया था और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर बीजेपी को इतना बड़ा झटका कैसे लगा। आपको बता दूं कि इस बार बीजेपी का वोट शेयर 58% से घटकर 46% पर आ गया, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 28 से बढ़कर 43 पर चला गया। खुद बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। साल 2014 से 24 तक जो लोग पार्टी के केंद्र और राज्य के शासन से बोर हो गए थे, उन्हें फिर से अपने पाले में लाने के लिए पार्टी को नए सिरे से चुनावी कैंपेन की धार तेज करनी होगी। बीजेपी की चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम तो है ही, लेकिन उसकी टेंशन कुछ और भी है। पार्टी को भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें मिली हों, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई थी और उसे सरकार बनाने के लिए जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा था। अब पार्टी की टेंशन ये है कि कहीं इस बार भी उसका हाल 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह खराब ना हो जाए, क्योंकि पहले की तरह ही बीजेपी के पास अब जेजेपी का सपोर्ट नहीं है। वहीं पिछले महीने ही 3 निर्दलीय विधायकों ने सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस लगातार इस राज्य में फ्लोर टेस्ट करने की भी मांग कर रही है। ऐसे में ये समझ आता है कि हरियाणा में कांग्रेस इस समय पूरे जोश में है, क्योंकि उसे लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की जीत किसी संजीवनी की तरह मिली है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस बार कांग्रेस ने अंबाला और सिरसा की दोनों एससी रिजर्व लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि पार्टी को हरियाणा में सभी 36 कम्युनिटी का सपोर्ट मिला है, लेकिन अंबाला और सिरसा में जीत से पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी सभी कांग्रेस के फेवर में। वहीं बीजेपी के लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन के कई कारण हैं। इसमें से एक बहुत बड़ा कारण है हरियाणा के चुनाव में किसानों और जाटों की नाराजगी। पिछले दिनों हुए किसान आंदोलन और जाटों की लगातार चल रही नाराजगी को पार्टी ने अनदेखा किया। अंबाला में किसानों ने खुलकर सरकार का विरोध किया, लेकिन पार्टी ने इसे हरियाणा के किसानों के बजाय पंजाब के किसानों की नाराजगी बता दिया, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। किसानों की नाराजगी का आलम चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिला, जब अशोक तंवर समेत कई बीजेपी नेताओं को कई जगहों पर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं राज्य में बीजेपी ने गैर जाट राजनीति को बढ़ावा दिया, जिससे जाट वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ हो गया था। जाटों ने इस बार कांग्रेस के लिए वोटिंग की है, जिससे बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा हरियाणा में किसान आंदोलन और रेल रोको आंदोलन के दौरान आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। किसान आंदोलन के दौरान जगह जगह पे बैरिकेड की गई, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई थी। बिजनेस कर रहे लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जिलों में इंटरनेट भी बंद करना पड़ा था, जिससे एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों को परेशानी हुई थी। वहीं हाल ही में हुए किसानों ने जो रेल रोको आंदोलन किया था, उससे लोगों को काफी घंटों तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने सरकार के खिलाफ उनकी ज्यादा नाराजगी भी सामने आई थी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है अग्निवीर योजना। हरियाणा में हर साल बड़ी संख्या में बच्चे सेना की तरफ जाते हैं। रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, झज्जर समेत बाकी जगहों में सेना को लेकर युवाओं में दीवानगी सी है। केंद्र सरकार ने जब अग्निवीर स्कीम लॉन्च की, उससे हरियाणा के यूथ और उनके परिवारों में सरकार के खिलाफ नाराजगी आ गई। यहाँ तक कि मोदी सरकार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने खुलेआम कहा था कि अग्निवीर स्कीम में बदलाव चाहते हैं और सरकार आने पर केंद्र में अपनी बात जरूर रखेंगे। उनका ये बयान ये बताने के लिए काफी था कि अग्निवीर स्कीम का हरियाणा में क्या असर होने वाला है। आपको याद होगा कि युवाओं के मूड को भांपते हुए चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस सरकार के आते ही 4 जून को अग्निवीर स्कीम कूड़ेदान में फेंक दी जाएगी। उनके इस बयान का भी कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा मिला। इतना ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रहा। पिछले कुछ सालों में हरियाणा में बेरोजगारी काफी हाई रही। हालांकि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कदम उठाने के लिए कहा था, लेकिन वे इतने कारगर नहीं साबित हुए। वहीं रोजगार के लिए हरियाणा सरकार ने युवाओं को वॉर जोन यानी कि इजराइल तक भेजने का फैसला लिया, जिसे कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। इसके अलावा हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए पोर्टल बनाए,
खराब फसलों के मुआवजे के लिए पोर्टल पर अप्लाई करना जरूरी कर दिया। सरकार के इन कदमों से करप्शन पर काफी हद तक लगाम तो लगी, लेकिन इंटरनेट और कंप्यूटर का सही नॉलेज नहीं होने के चलते काफी लोगों को, स्पेशली ओल्ड एज लोगों को, परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हरियाणा में कांग्रेस ने इसे भी चुनावी मुद्दा बनाया और यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा में पोर्टल राज चल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि 2020 में पेश किया गया परिवार पहचान पत्र भी कांग्रेस के लिए एक विवाद का मुद्दा बन गया। विपक्ष ने इसे प्राइवेसी राइट का उल्लंघन माना। कांग्रेस इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनावी कैंपेन चलाने में भी सफल रही। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे आगे रहे। इन्हीं सब कारणों में से एक और कारण है हरियाणा की महिला पहलवानों द्वारा पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोप, जिसे राज्य में बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ते हुए देखा गया, जिसने कहीं ना कहीं बीजेपी की भी इमेज को बिगाड़ने का काम किया गया। ये सभी वो मुद्दे हैं जिनके बारे में बीजेपी को पता होने के बाद भी उसमें सुधारने या फिर लोगों में विश्वास जीतने के लिए कोई खास एफर्ट्स डालने को बीजेपी ने जरूरी नहीं समझा। तब भी नहीं जब समय समय पर कांग्रेस या विपक्ष ने इन मुद्दों को अपने भाषणों में उठाया, और यही सब वजह थी कि बीजेपी की नैया डुबाने में ये सभी मुद्दे काफी काम किए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।